एक पर्यावरणीय चेतना, उसके बोध को लेकर के 1992 में प्रकाशित इनका संग्रह लेकिन उदास है पृथ्वी एक तरह का प्रस्थान है, एक तरह का डिपार्चर है। उतनी शानदार पुस्तक, क्योंकि वही वो दौर था जब दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था। ऐसे में लेकिन उदास है पृथ्वी पर जो जोर है, लेकिन पर जोर है, वो एक बहुत ही शानदार है। हम मदन जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर मदन जी के बाहर जो सेतु प्रकाशन का स्टॉल लगा हुआ है, उस पर मदन जी की भी पुस्तकें रखी हुई हैं और ज्ञानेंद्र पति की भी पुस्तकें विक्री हेतु रखी हुई हैं। आप उसे देख सकते हैं, उसे ले सकते हैं। यह बताना भी जरूरी है कि ज्ञानेंद्र पति का जो गंगा तट बहुत पहले आया था, वह बीच में अप्राप्य था, वह उपलब्ध नहीं था। अब सेतु प्रकाशन ने सुंदर कलेवर के साथ उसे प्रकाशित किया है। वह भी संयोग से प्रति कल ही आई है। वह प्रति भी आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले में है, देखने के लिए रखी हुई है। प्रोफेसर प्रधान अपने हैं और आप इनकी वक्तृता से, इनकी सामर्थ्य से परिचित हैं। हम प्रोफेसर प्रधान का भी स्वागत करते हैं। संचालन कर रहे भाई प्रभात मिश्र जी, हिंदी विभाग के जो सहायक आचार्य हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों में हिंदी विभाग के ही महेंद्र कुशवाहा, विवेक सिंह, विंध्याचल यादव, अब पिथौरागढ़ में पढ़ा रहे मेरे ख्याल से हल्द्वानी में कुमार मंगलम, और संजय चौबे जो लखनऊ से आए हैं, और साथ में हम पीछे कुमारी नीलम हैं, नरेंद्र मिश्र हैं, नरेंद्र द्वय यहाँ पर हैं। नरेंद्र मिश्र सोच विचार के संपादक हैं, नरेंद्र राय साहब भी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ को मैं पहचान रहा हूँ, कुछ को नहीं पहचान रहा हूँ। आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और सबसे ज़्यादा स्वागत तो करता हूँ आदरणीय बलराज पांडे का। इसीलिए इनके स्वागत के लिए अलग से मैंने छोड़ दिया था। और मैं जब इनका दौर था, और हर किसी का एक दौर ही होता है, आप जानते हैं, एक दौर सभी का आता है और गुजर जाता। जब इनका दौर था तो हम लोगों ने संचालन, स्वागत वक्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन, तीनों बदल बदल की भूमिका में मैंने और पांडे सर ने दिया है। और आपको याद होगा, आप तो उस पीढ़ी के लड़के शायद शोध वाले यहाँ बचे होंगे और MA तो नहीं जानते। पांडे सर का जब धन्यवाद ज्ञापन होता था तो सभागार के बाहर जो लोग घूम रहे होते थे वो अंदर आके बैठ जाते थे। तो ये था, और मैं सर आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। अब यहाँ पर दो सत्रों का यह कार्यक्रम है, और यह जो सम्मान समारोह है, यह पहला सत्र है। उसके बाद कविता पाठ का सत्र होना है, बीच में चाय अंतराल है। बहुत सारे वक्ता हैं, प्रोफेसर प्रधान को बोलना है, विंध्याचल यादव को बोलना है, ज्ञानेंद्र पति पे ही जो शोध कर रही है मेरे ही निर्देशन में आस्था वर्मा, उनको युवा पीढ़ी के उस स्वर को भी आपको सुनना है, कुमार मंगलम को सुनना है। बाकी जो लोग मंच पर बैठे हैं वो तो बोलेंगे। मुझे लगता है कि ये नागार्जुन सम्मान जो ज्ञानेंद्र पति को मिला है, वह असल में ज्ञानेंद्र पति के साथ साथ यह अपनी भारतीय जो काव्य परंपरा है उसको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। खास करके जो ज्ञानेंद्र पति की जो कविताओं का जो आलोचनात्मक तेवर है, वह कहीं न कहीं इनको नागार्जुन से होते हुए पीछे कबीर तक ले जाता है। क्योंकि मैंने ज्ञानेंद्र पति के समग्र संग्रह को मैंने पढ़ा है, उस पर लिखा है, और यह घोषणा करते हुए, बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कुमार मंगलम के संपादन में ही ज्ञानेंद्र पति पे स्वतंत्र पुस्तक सिद्धार्थ शंकर राय, चिंता ना करो, वो रिकॉर्ड में भी हो तो ही बात बन जाएगी। ये तो इनके प्रयास से, और सिद्धार्थ शंकर राय जो हमारे अपने ही छात्र रहे हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो एक बड़ी मुकम्मल पुस्तक ज्ञानेंद्र पति पर आने वाली है, जिसमें बहुत सारा भूमिका रचनात्मकता को लेकर कुमार मंगलम की है। तो उस पर हम सब ने लिखा है, और हमने महसूस किया पढ़ते हुए कि वह जो एक तरह का कबीरी मन था ज्ञानेंद्र पति के पास, वह एक तरह का बहुत ही उर्वर है। और इनकी कविताओं में खास करके इनका जो गंगा तट है, कविता भविता है, गंगा बीती, इन संकलनों में बार बार ध्वनित होता है, दिखाई देता है। और यह कारण नहीं है कि इनकी एक कविता ही है, कबीरा खड़ा बाजार में, जो गंगा तट में संकलित है। जो कबीरा खड़ा बाजार में आप पढ़ेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति का कवि खुद को कबीर की परंपरा से, क्योंकि कबीर के कविता के भीतर जो आलोचनात्मक विवेक है, समाज को लेकर के, संस्कृति को लेकर, सभ्यताओं को लेकर के, वही विवेक इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने कवि के लिए भी
अर्जित किया है। अब इनकी एक कविता है, दुनिया को दुनिया चाहिए, और वो बड़ी रोचक कविता है। उसी कबीरी परंपरा की बात, जिसमें कि नागार्जुन का स्वर सुनाई देता है, निराला का स्वर सुनाई देता है, मुक्तिबोध का स्वर सुनाई देता है, और उन सब के सस्वर प्रतिनिधि के रूप में ज्ञानपति आज हमारे बीच मौजूद है। तो दुनिया को दुनिया चाहिए, उस कविता पंक्ति है, दुनिया को दुनिया चाहिए एक, सब कुछ जो धुन कर रख दे, कबीर सा जुल्हा धुन का पक्का, उधेड़े फिर बुन कर रख दे। तो जो धुन का पक्का यहाँ पर वाक्य है, उस पर मेरा ध्यान जाता है। ज्ञानपति का कवि धुन का पक्का है, और इसी नाते ज्ञानपति के जो कविता भविता में की कविता की पंक्ति है कि मैं तो अपनी रौ में, और मैंने एक लेख इस पर लिखा है कि अपनी रौ का कवि। तो ज्ञानपति को जो एक तरह का कबीर सा जो धुन का पक्का वाली जो चेतना है, वह उन्हें अपनी रौ का कवि बनाती है। और जाहिर सी बात है कि एक दुनिया कवि के रूप में ज्ञानपति को आज हम सम्मानित करते हुए, खुद को सम्मानित होते हुए महसूस कर रहे हैं। तो हमारे बीच का जो दुनिया कवि है। दूसरी बात जो एक सामान्य चीज़ है कि पर्यावरण और प्रकृति के बहुत सारे धरातल, बहुत सारे आयाम इनकी कविताओं में खुलते हैं, जिन पर बड़ी चर्चा हुई। और अब तक जैसे मैंने कहा कि वो जो आलोचकी विवेक है, कबीरी परंपरा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी विवेचन है, आप में से जो छात्र पारिस्थितिकी विवेचन से जुड़े हुए हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो इनकी कविताओं को पढ़िए। बनारस का जो लाइफ वाइटल है, गंगा, रेत, वो सब आपको यहाँ पर एक तरह का खनिज के रूप में, काव्य खनिज के रूप में दिखाई देगा। यह बातें मैं आज इसको विस्तार न दूंगा और न विस्तार देने की गुंजाइश, ये बातें होती रहती हैं। आज मैं दो नई बात कहना चाहता हूँ इनके कवि कर्म को लेकर के। नई बात इस अर्थ में कि जिन पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे के दिनों उसकी चर्चा हो। कि इस बीच जब मैं ज्ञानपति को नए सिरे से पढ़ा, तो उनको मैं किस तरह से देखने की मैं कोशिश अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया ये अब तक का मेरा देखा हुआ था, जिस पर मैंने लिखा है। लेकिन जब नए सिरे से मैं खोज रहा था ज्ञानपति के कवि को कि कहाँ से नए नज़रिए से विकसित किया जाए, तो उनके दो विशेषताएं मुझे इस बीच बहुत आकर्षित कर रही थी। एक विशेषता तो है उनकी कविताओं का जो स्त्री पक्ष है। उनकी कविताओं का जो स्त्री पक्ष है वह बहुत ही उर्वर है, और उस स्त्री पक्ष में आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है। स्त्री पक्ष तो हर कवि में होता है, कभी कभी सब कवियों में होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात नहीं। स्त्री पक्ष में भी इनकी कविता की बड़ी चर्चा होती है, चेतना पारीख की और बैनानी बैनर्जी की। इन कविताओं की बार बार उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन मैं इनके कविता संग्रह जो कम पढ़ा गया है या जिस पर कम चर्चा हुई है, मन को बनाती मनई, इनका एक संग्रह है जो पूरा के पूरा जो है एक तरह का आत्मपरकता के दायरे में लिखी गई कविताएं हैं, जिसमें आत्मपरकता के दायरे में स्त्री चेतना का उर्वर बोध दिखाई देता है। अब आत्मपरकता से आशय मेरा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इनकी जो आत्म कविताएं हैं उसमें सहज सरल नारी चित्त की प्रतिध्वनि दिखाई देती है। सरल सहज नारी चित्त की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस प्रतिध्वनि में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो स्त्री पात्र हैं वो सब के सब समाज से उठाए गए हैं, समाज से उठाए गए वे पात्र हैं जिनकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। खास बात यह है। और कैसे पात्र हैं, इसमें बाटी बनाने वाले ताई से लेकर के झाड़ू पोछा करने वाली दाई तक शामिल है। यानी बाटी बनाने वाली ताई से लेकर के झाड़ू पोछा करने वाली दाई तक शामिल है। उसमें एक मालती पर इनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक दो पंक्ति बड़ी शानदार मुझे लगी। मालती के बारे में कहते हैं जो झाड़ू बनाने वाली, जो झाड़ू पोछा करने वाली है, उसके बारे में लिखते हैं, उस मालती की देह से तन गंध नहीं जन गंध आती है। तन गंध बनाम जन गंध, ये जो वाक्य विन्यास है, इस पर जब मेरा ध्यान जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी कविता में ज्ञानपति जनगंधी कवि के रूप में हमारे बीच मौजूद है। तो जो इनकी कविता का जनगंधी स्वरूप है उस पर मैं नए सिरे से इन दिनों विचार कर रहा हूँ। और यह मैं क्यों कह रहा हूँ, इस नाते कह रहा हूँ
कि आप देखें कि खुद जब तुलसीदास के बारे में आप सोचते हैं और तुलसीदास का रामचरितमानस उनके लिए उनका गौरव ग्रंथ बना, लेकिन वही रामचरितमानस तुलसीदास के लिए चुनौती भी बन गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास की कमजोरियों को लेकर के, उनकी खूबसूरती को लेकर के, चाहे जैसा भी हो, हर चीज़ तुलसी के रामचरितमानस में केंद्रित हुई। बहुत कम लोगों ने तुलसी के मूल्यांकन में उनकी जो आत्मपरक कविताएं थी, जैसे कहते हैं कि एक तरह का मुक्तक में लिखी कविताएं, वो ठीक है प्रबंध किसी में भले नहीं हो कविताओं जो विनय पत्रिका। और जब इस बीच महामारी के दौरान जब मैं उनसे गुजर रहा था, मुझे लगा कि तुलसी तो रामचरितमानस में कहीं है ही नहीं। तुलसी को सचमुच में अगर खोजना है, समझना है, तो आपको विनय पत्रिका और कवितावली के पास जाना चाहिए। तब पता चलता है कि तुलसी के कवि का जो लाइफ वाइटल है, जो 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 उनकी आंतरिक सामर्थ्य है, वो किस रूप में दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ज्ञानपति की जो ये कविताएं हैं, कुछ इसी नज़रिए से हमको देखनी चाहिए और उसमें मन को बनाती रही। मुझे लगता है एक शानदार कविता संग्रह है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ज्ञानपति की कविताओं का जो कथात्मक आधार है वो बहुत सबल है। कथात्मक, एक कथा बनते हैं, आप भाषा को देख लीजिए, हर अगला वाक्य पिछले का वो विस्तार दे रहा होता है, वो बगैर कथात्मकता के संभव नहीं होता। और एक कथात्मकता के भीतर, जैसा मैंने कहा, कि इनकी गहरी आलोचकीय दृष्टि है जो इनके कविता के भीतर ही विन्यस्त होती है। इसके पीछे की जो स्थिति है, मुझे ये भी लगता है ज्ञानपति व्यंजना के कम अभिधा के कवि ज्यादा हैं। इनकी कविताओं की जो अभिधा मूलक चरित्र है, अभिधा मूलक स्वभाव है, वह मुझे बहुत आकर्षित करता है। और आप न भूलें कि आचार्य शुक्ल को आप चाहे जितना रसवादी कहें, लेकिन वह अभिधा मूलक आलोचक के रूप में हमारे बीच ख्यात हैं। शुक्ल जी ने जिस तरह से कहा कविता की व्याख्या करते हुए कि व्यंजना की बातें, लक्षणा की बातें चाहे जितनी महत्वपूर्ण हों, लेकिन अगर अभिधा में उसका अर्थ नहीं है, अगर अभिधा ताकतवर नहीं है, क्योंकि वही से वाक्य आता है कि बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। तो अगर अभिधा में किसी वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसकी व्यंजना और लक्षणा का कोई बहुत मतलब नहीं होता। मुझे ये भी लगता है कि जहाँ बहुत व्यंजकता होती है वहाँ कुछ अधिक रंजकता होती है। ज्ञानपति में चूंकि व्यंजकता कम है, इसलिए रंजकता भी थोड़ी कम है। तो क्या है, अभिधावादी जो आचार्य, अभिधा में लिखने वाला कवि, अभिधा की ताकत को पहचानने वाला